हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। छात्रों, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे कंटेंट को समझ चुका है। जैसे संविधान सभा कैसे बना, संविधान बनाने की कौन सी प्रक्रिया रही, संविधान जब बना तो उसमें कौन कौन सी अड़चनें, क्या क्या समस्याएं, कैसे किस तरह की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद संविधान बना, इन सारी चीज़ों को हम पिछले क्लास में जान चुके हैं। हमने यह भी जाना है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो अन्य देशों के संविधान से कैसे अलग है, इसकी विशेषता क्या है, इसके कुछ अवगुण भी यदि हैं तो वो कौन कौन सी हैं। आलोचकों की दृष्टि से इसकी आलोचनाएं और इसकी कमियों को भी हमने देखा। यह भी देखा पिछले क्लास में एक और भी वीडियोज़ में कि संविधान के स्रोत, यानी ये भारतीय संविधान बनाने के लिए कहाँ कहाँ से कंटेंट कंज्यूम किया गया, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें कॉपी की गई, पेस्ट किया गया, इन सारी चीज़ों को हमने विस्तृत रूप से पिछले वीडियोज़ में समझ चुका है। यदि आप में से कोई भी नए व्यक्ति हैं, स्टूडेंट हैं, तो उसे वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। पॉलिटी फॉर कंपटीशन प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें अभी जो भी बताए हैं वो सारे वीडियोज़ वहाँ रखे हुए हैं। आप उसे देखें, सब्सक्राइब भी करें चैनल पर। नए हैं तो ऐसी वीडियो आपको आगे भी कंटिन्यूली मिलती रहेगी। और चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो हमेशा बनाते रहें। तो चलिए समय गंवाते हैं नहीं, और आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट ये है कि जो संविधान हम लोग पढ़ लिए हैं उससे अब आगे चल रहे हैं। यानी पिछले क्लास में हमने यह बताया था कि जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। संविधान तो बनकर तैयार हो गया। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये सारी चीज़ें बता दिए थे। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो संविधान है इसमें भाग जिस समय बना था, भाग 22, ठीक है, अनुच्छेद की संख्या जो है कि 395, और अनुसूची, ये एक दूसरा चीज़ होता है अनुसूची, इसकी संख्या पहले तो 8 थी, अब 12 हो चुकी है, ठीक है, 4 बढ़ गया है तो 12 अनुसूची हो गया। और अनुच्छेद 395 के जगह पर 448 से प्लस बढ़ करके 470 के आसपास हो गया है। और भाग 22 के जगह पर भाग की संख्या 25 हो गई है। देखिए, असल में ये भाग 22 है और 23वां कोई भाग नहीं है। भाग 23 कोई भाग है ही नहीं, बल्कि क ख बढ़ाया गया है। जैसे भाग 4 में कुछ चीज़ें दी हुई है और भाग 4 के क में कुछ चीज़ें दी हुई है। जब भी संशोधन हुआ तो उसे ऐड कर दिया गया, और एक तरह की चीज़ों को एक तरह रखने के लिए, एक जगह रखने के लिए उसी से मिलता जुलता विषय वस्तु से वहाँ पर ऐड किया गया। जैसे नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य भारतीयों के, इसको दिया गया है इसी के बगल में भाग 4 के क में दिया गया है। तो देखिए, भाग 5 नहीं बढ़ा, भाग 5 दूसरे चीज़ों से संबंधित है, 6 दूसरे चीज़ों से संबंधित है, 4 के क बढ़ गया तो 22 के जब कितना हो गया 23। इसी तरह करके 3 भागों को बढ़ाया गया है और टोटल भाग की संख्या 25 हो गई है, 22 से 25। 23वां कोई भाग नहीं है, याद रखना है। 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर कोई भाग नहीं है, बल्कि जो भाग है उसी में क ख ग करके बढ़ाया गया। ठीक उसी तरह अनुच्छेद की भी संख्या 395 उस समय में भी थी, आज भी 395 ही है। 396वां नंबर कोई भी अनुच्छेद हमारे संविधान में नहीं है। तो 470 कैसे हो गए, तो उसी में अनुच्छेद की संख्या बढ़ाई गई है। जैसे अनुच्छेद जो है आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी हुई है, और इसी में 21 के क में जो है कि शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। ये 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में 86वां संविधान संशोधन जब हुआ तो जोड़ दिया गया। तो देखिए, 21 के बाद 22 होना चाहिए, लेकिन 21 के क है तो ये एक बढ़ा। इसी तरह करके 1 2 क ख करके बढ़ाया गया है। तो 395 से अनुच्छेदों की संख्या अब 470 हो गई है, लेकिन 395 के बाद 396 या 397 नंबर अनुच्छेद एक्चुअल में नहीं है।
तो आज भी अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, लेकिन जो संशोधन कहे गए हैं बीच बीच में जोड़े गए हैं क ख के रूप में, तो वो सबको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल अनुच्छेदों की संख्या 470 हो जाएगी। ठीक है। और अनुसूची जो है ये बढ़ाया गया है, 8 था, 9वां अनुसूची जोड़ा गया है, 10वां 11वां 12वां जोड़ा गया है, 12 अनुसूची अभी सबसे लास्ट है। अब हम लोग समझते हैं भाग, अनुच्छेद और अनुसूची में क्या अंतर है। तो देखिए, किसी भी पुस्तक को जब हम उठाते हैं पढ़ने के लिए तो उस पुस्तक में कुछ लेसन्स होते हैं, लेसन, ठीक है, लेसन पाठ होते हैं। पाठ मान लेते हैं 1 से लेकर 10 पाठ तक हो गया। अब उस लेसन नंबर 1, अगर लेसन नंबर 1 में हम जाते हैं, लेसन नंबर 1 में जाते हैं तो इस लेसन 1 में कुछ टॉपिक्स मिलेंगे आपको। टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 और इस तरह करके एक तरह की चीज़ें एक जगह होगी, दूसरे तरह चीज़ें दूसरी जगह, तीसरी जगह होंगी। तो ये टॉपिक्स होंगे। और फिर लेसन 2 आएगा, लेसन 2 आएगा, उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे। ठीक उसी तरह हमारा भारत का संविधान भी है कि जो भाग 22 है वो लेसन के समान है और जो टॉपिक है वो अनुच्छेद के समान है। बात समझ में आ रही है। अब इतना समझ लीजिए कि जो भारत का संविधान है इसमें 22 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर है और उन्हीं चैप्टर को भाग कहा गया है। और हर चैप्टर में कुछ कुछ कंटेंट रखे गए हैं, टॉपिक्स रखे गए हैं, उन टॉपिक्स को अनुच्छेद कहा गया है। समझ में आ गया? यानी भाग और अनुच्छेद दोनों रिलेटेड है। भाग 1 में अनुच्छेद की संख्या कुछ होगी, भाग 2 में अनुच्छेद की संख्या कुछ होगी, भाग 3 में कुछ होगी। इस तरह चलेगा, भाग और अनुच्छेद साथ साथ चलेंगे, क्योंकि एक भाग में अनुच्छेदों की संख्या कुछ होगी, फिर दूसरे भाग में। ठीक है। अनुसूची क्या है? तो देखिए, अनुसूची का मतलब होता है जब संविधान बन करके तैयार हो गया, भाग और अनुच्छेद पूरी तरह लिखा गया, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो किसी भी भाग में उसका वर्णन या किसी भी अनुच्छेद में नहीं था, तो उन सभी चीज़ों को एक अलग सूची में लिख करके संविधान में अलग से जोड़ दिया गया। तो वो सूची नंबर 1, सूची नंबर 2, 3 करके अभी शुरू में जब संविधान बना था उस समय 8 ही अनुसूचियाँ थी, 4 अनुसूची और जोड़ी गई। अब टोटल मिला करके 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी ये भाग और अनुच्छेद से टच नहीं है, ये अलग है, एकदम अलग है, इसलिए इसमें बढ़ गया। लेकिन इसमें बढ़ाना थोड़ा कठिन था, इसलिए क ख जोड़ के बढ़ाया गया। तो आइए आज के क्लास में हम लोग भाग 1 पढ़ना शुरू करेंगे। भाग 1 में जो है कौन चीज़ के बारे में है, तो देखिए, भाग 1 यानी संविधान का पहला भाग यानी पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इसमें आर्टिकल, अनुच्छेद की संख्या 1 से लेकर 4 तक है, यानी 4 ही अनुच्छेद जो है भाग 1 से हैं। हम 4 अनुच्छेद आज के क्लास में क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद भाग 2 में चलेंगे। भाग 2 में अनुच्छेद की संख्या 5 से 11 तक है। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है। फिर भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक है। इस तरह अलग अलग जैसे जैसे आप भाग बढ़िएगा वैसे वैसे अनुच्छेद भी कंप्लीट होते जाएगा। अब 22वां जो भाग होगा, सबसे पहला भाग में पहला अनुच्छेद शुरू हुआ। भाग 1 में भाग 1 से आर्टिकल 1 शुरू होता है और जहाँ भाग लास्ट होगा 22वां भाग होगा, वहाँ अनुच्छेद भी सबसे लास्ट में 395 होना चाहिए। तो यही है। इसी तरह अब समझ में आ गया कि किस तरह की क्या व्यवस्था है। अब हम लोग शुरू करेंगे भाग 1 में क्या क्या चीज़ें दी गई है और इसके बारे में सारी डिटेल। ठीक है, तो वीडियो हम इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें जो है भाग 1, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अब पहला अनुच्छेद में क्या कहा गया है, दूसरा में क्या, तीसरा में, ये सब हम लोग जानेंगे। इस भाग 1 का नाम है, जब चैप्टर है ये भाग 1 संविधान का पहला चैप्टर है, तो इस चैप्टर का कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए। तो ये नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसको हिंदी में कहेंगे संघ और इसके राज्य क्षेत्र। संघ और इसके राज्य क्षेत्र, यानी संघ के बारे में समझना है, इसके राज्य क्षेत्र के बारे में समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? देखिए, इसमें संविधान किसे कहते हैं ये पहले ही पढ़ा उड़ा दिए हैं। भाग 1 और अनुच्छेद ये सब से डायरेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, संविधान किसे कहते हैं? तो कानूनों के किसी भी देश, राज्य, संस्था को चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। उन्हीं नियमों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। ठीक है, भारत को भी चलाने के लिए एक अच्छा सा संविधान होना चाहिए और इसका निर्माण हम लोगों ने बड़ी लंबी प्रक्रियाओं को पार करते हुए तब किया। इसके बारे में पहले वाला जो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। समझिए ध्यान से,
संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। अब यहाँ सवाल होता है संघ किस तरह का है। संघ तो 3 तरह के होते हैं। एक होता है कन्फेडरल, कन्फेडरल इसको कहते हैं परिसंघ, इसको कहते हैं परिसंघ। दूसरा होता है फेडरेशन, फेडरेशन इसको कहते हैं सीधे संघ भी कहेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है यूनियन, क्या होता है यूनियन, इसको भी कहेंगे संघ। तो भारत इनमें से कौन सा है, तो यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। पहले हम लोग इसके अंतर को समझ लेते हैं। फेडरेशन का मतलब हो गया है कि छोटे छोटे राज्य 1 2 3 4 5 6 ये सब छोटे छोटे राज्य हैं। ये सब छोटे छोटे राज्य जो है अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ दे करके एक परिसंघ, एक घेरा बनाते हैं। वो टेम्पररी घेरा होता है, कभी भी ये घेरा टूट सकता है। ये छोटे छोटे राज्य जो है आपस में अपनी शक्तियाँ, ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये, बीच में केंद्र में ये सबसे थोड़ा सा शक्तिशाली अन्य लोगों से बन जाएगा और इनको शक्तियाँ दे देगा। इन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, केंद्र करेगा, और एक बाउंड्री बन जाएगी, इन राज्यों का एक ग्रुप तैयार हो जाएगा। ये परिसंघ हो गया। अब समझने वाली चीज़ ये है कि इसमें राज्य जितना आना आसान है उतना जाना भी आसान होगा। ये टूट भी सकते हैं, ये बहुत कमज़ोर होते हैं, ये कमज़ोर होते हैं और इसे टूटना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सोवियत संघ पढ़ा होगा, सोवियत संघ क्या हो गया, टूट गया, आपस में बिखर गया, तो वो कन्फेडरल था इसीलिए टूट गया, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है फेडरेशन, यह संघ है, इसी के जैसे कुछ एक और भी है। यह भी कई राज्य होते हैं, अलग अलग राज्य होते हैं। ये सारे राज्य अपनी थोड़ी बहुत शक्तियों का को एक केंद्र के पास जमा करता है और एक बड़ा सा शक्तिशाली केंद्र बनाता है और चारों तरफ से बाउंड्री तैयार हो गया है ना। यह भी हो गया संघ ही हो गया, ठीक है। यह भी कमज़ोर होता है उतना, माने सेम इसी की 2 कॉपी होता है लेकिन थोड़ा सा इससे अलग होता है, ठीक है। कमज़ोर हो सकता है और यह भी टूट सकता है। जैसे कि अमेरिका, यूएसए, यूएसए जो है राज्यों का एक फेडरेशन है। यूएसए यूनियन नहीं है, संघ नहीं है, फेडरेशन है। इसलिए वहाँ जो राज्यों को कुछ शक्तियाँ, विशेष शक्तियाँ दी गई है जो भारत के राज्यों से भिन्न है, अलग है, लेकिन वो कमज़ोर है वहाँ का संघ। जब चाहे वो टूट भी सकता है, हालांकि टूटता नहीं है, माने उसकी सारी मांगें जब पूरी ही हो जाएगी तो टूटेगा क्यों, लेकिन वैसी व्यवस्था है। तो फेडरेशन है। अमेरिका का देश कैसा है, फेडरेशन। भारत जो है ये फेडरेशन भी नहीं है, कन्फेडरेशन भी नहीं है, भारत एक यूनियन है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। यूनियन की क्या खासियत है कि इसमें जो छोटे बड़े राज्य हैं, रियासत है या जो भी शक्तिशाली है या कमज़ोर है, बहुत सारे राज्य ये छूटे हुए हैं, ये सभी आपस में मिल करके एक बड़ी और एक ताकतवर देश का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है, राष्ट्र, ठीक है। देश का नहीं बल्कि राष्ट्र का। और उसमें जो सबसे शक्तिशाली होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि इन सब से ज़्यादा उस केंद्र के पास शक्तियाँ होती है। इसकी खासियत ये है कि ये जो राज्य है इसमें आ तो सकता है लेकिन जाना अलाउ नहीं है, टूट नहीं सकते हैं। ये बहुत ही मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो भारत जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये संघों का, राज्यों का संघ है। छोटे बड़े कई राज्यों को मिला करके एक बड़ा सा राष्ट्र देश बनाया गया है और बड़ी मजबूती से वह जुड़ा हुआ है। इसके कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। अगर कोई विदेश शक्ति हमला करके इसे ले भी लेता है लेकिन फिर भी उसको हम अपना ही अंग मानेंगे, समय आएगा तो उसे हम ले लेंगे। इसीलिए अक्साई चीन और पीओके पर हमारा दावा और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो यूनियन ऑफ स्टेट्स वो टूट ही नहीं सकता, अलग ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो भारत समझ में आ गया। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है और संघ की परिभाषा 3 तरह की होती है। तो इसमें कौन सा है, तो यूनियन वाला है। यूनियन की खासियत है ये मजबूत होते हैं, टूट नहीं सकते हैं। ये दोनों कमज़ोर होते हैं, टूट सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 खूब बढ़िया से समझिएगा गौर से कि भारत यानी हमारा केंद्र सरकार, अगर केंद्र सरकार, अनुच्छेद 2 में कहा गया है केंद्र सरकार यदि किसी विदेशी राज्य या देश
को अपने अपने संघ में, मतलब यूनियन में मिलाती है। अब ऊपर तो क्लियर हो गया कि भारत यूनियन है, तो अपनी यूनियन में मिलाती है, ठीक है। तो इसके लिए ठीक है, संशोधन तो करना ही होगा। संशोधन केंद्र संविधान में संशोधन करके बताना होगा कि इसका सीमा कहाँ तक है, भारत के संघ में कौन कौन सा संघ है, कौन कौन से राज्य, ये तो बताना होगा। लेकिन इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी नहीं है, और इसे बहुत सोच समझ के रखा गया है। अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार अगर किसी भी अगल बगल पड़ोसी देश को अपने देश में मिलाती है, या किसी राज्य अपने स्वेच्छा से हमारे देश में मिलना चाहता है, तो भाई उसको बताएंगे ना कि हमारे देश का ये अंग है, हमारा राज्य है, हमारी सीमा भी ये नहीं ये हो गई। उसके मिल जाने के बाद ऑटोमेटिक सीमा बदल जाएगा। तो जब वो सीमा का वर्णन होगा, लेखांकन उसका होगा, जब सीमा का परिसीमन होगा, तो उसके लिए नियम कहता है कि हमारे संविधान में संशोधन होना चाहिए। और राज्यों का संघ है तो इसकी सीमा कहाँ तक है, बाउंड्री कहाँ तक है, ये सारा इसमें बताया गया है। तो सीमा तो बदल ही जाएगी, तो संशोधन ऑटोमेटिक हो गया। तो इस संशोधन में नियम कहता है कि लोकसभा राज्यसभा से पास होगी तो राष्ट्रपति तुरंत साइन होगा, तब जा करके संशोधन कंप्लीटली होगी। लेकिन नहीं, यहाँ राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति से मंजूरी लिया जाएगा उसी विषय को जिसे भाग 20 में रखा गया है। भाग 20 में रखा गया है अनुच्छेद आर्टिकल 368 में रखा गया है। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें लोकसभा राज्यसभा से पास होगा तो राष्ट्रपति साइन करेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। और इस अनुच्छेद 2 को आर्टिकल 368 से अलग रखा गया है। मतलब ये जो विषय है वो आर्टिकल 368 में नहीं है। मतलब ये क्या समझ लीजिए कि राष्ट्रपति को मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। इसको और एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग। देखिए 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, इसमें कार्य भी हो चुका है। और 1974 में 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। सह राज्य कब बनाया गया था? 1974 में। आर्टिकल 2 का ही प्रयोग करके, अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके ही सिक्किम को भारत में मिलाया गया। भारत में पहले सिक्किम नहीं था, सिक्किम अलग था, एक स्वायत्त प्रांत था, राज्य था, अलग था। लेकिन इसको जो है मिलाया गया, सिक्किम स्वेच्छा से मिला, ठीक है। तो सह राज्य बनाया गया। और वही एक साल बाद फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ। ये संविधान संशोधन है, संशोधन लिख दे रहा है। 35वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1974। इसमें क्या हुआ? सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया आर्टिकल 2 के अनुसार। और फिर साल भर के बाद जो दूसरा संशोधन हुआ 35 के बाद 36वां संशोधन हुआ, ये तारीख था 16 मई 1975। याद रखिएगा 16 मई 1975। और इस दिन सिक्किम को, दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, इस दिन सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा मिल गया। 22वां राज्य बना दिया गया। यानी भारत में पहले 21 राज्य थे, अब ये 22वां राज्य हो गया। किस दिन? 16 मई 1975 को। किस संशोधन द्वारा? 36वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये संशोधन आर्टिकल 2 के अनुसार होता है, ठीक है। तो भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, 1 से 4 तक। पहला अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, ये कभी टूट नहीं सकता है, अलग नहीं हो सकता है, इसकी मजबूती बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा कहता है कि अनुच्छेद 2 में अगर किसी राज्य को स्वेच्छा से, अगर कोई राज्य हमारे देश में मिलना चाहता है, पड़ोसी, या हम ज़बरदस्ती उसे लड़ाई करके उसे अपने में मिला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उसकी सीमा निर्धारित जब होगी, भारत की सीमा, तो उसके लिए संविधान में संशोधन होगा। नियम ये है। तो वो संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर राष्ट्रपति को मंजूरी की आवश्यकता पड़ती तो हम किसी राज्य को जोड़ के मिला लेते और फिर वेट करते, लोकसभा से पास करा के, राज्यसभा से पास करा के, फिर राष्ट्रपति के पास एक लंबी प्रक्रिया को तय करना होगा। तब तक क्या से क्या हो सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है, केंद्र सरकार अपना दे देगा, ठीक है। तो सिक्किम को ऐसा किया जा चुका है। अब आते हैं अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, फिर 4 समझते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, यहाँ समझते हैं। अनुच्छेद 3
अब देखिए अनुच्छेद 2 जो था वो विदेशी भाग से था, माने ऐसा राज्य जो विदेश का हो उसे भारत में मिलाते हैं, उसके लिए अनुच्छेद 2 है। लेकिन अनुच्छेद 3 भारतीय राज्यों के लिए, भारत का कोई भी राज्य के सीमा क्षेत्रफल यानी सीमा क्षेत्रफल नाम में बदलाव यदि करना है तो एक संविधान संशोधन होगा और उसे बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए भी राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है, समझिएगा ध्यान से, राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है। यानी अनुच्छेद 2 भी और अनुच्छेद 3 भी किया जा चुका है। एमपी हम लिख देते हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ को कब अलग किया गया था? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब अलग किया गया था? 2000 ईस्वी को। दूसरा उत्तर प्रदेश, यूपी लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को काट करके एक अलग राज्य बनाया गया, उत्तराखंड, और ये बना 9 नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक है, 2000 ईस्वी को अलग किया गया। उसके बाद फिर आपको मालूम होगा बिहार से झारखंड को अलग किया गया, झारखंड को अलग किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यानी ये जो तीनों अब तीनों जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। अलग हुआ का मतलब भारत में ही 2 राज्य बन गए, इसकी सीमा बदल गई, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल बदल गया और एक नया नाम आ गया छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का। तो ये जो कार्य हुआ ये राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 3 में कहता है कि भारत कोई भी राज्य के सीमा क्षेत्रफल नाम में बदलाव कर सकता है भारत सरकार, केंद्र सरकार, उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस आर्टिकल को भी, आर्टिकल 2 के साथ साथ आर्टिकल 3 को भी जो है कि 368 के अलग रखा गया। 368 अनुच्छेद 368 जो है, आर्टिकल 368 में ये कहा गया है कि वो सारे विषय को रखे गए हैं 368 में, जिस पर संशोधन होगा तो राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। देखिए संशोधन कई प्रकार के होते हैं। एक साधारण संशोधन होता है जिसमें आधे से एक व्यक्ति का अधिक होना, ये संशोधन हो गया। दूसरा होता है विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत एक हो गया, दूसरा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में 2/3 सदनों की जरूरत होती है, 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है। एक तीसरा होता है मतलब विशेष बहुमत वाला होता है। इसमें क्या होता है कि विशेष बहुमत से तो पास होना ही है, राज्यों के भी, आधे से अधिक राज्यों के भी विधानमंडलों से पास होने चाहिए, तब जाके संशोधन होता है। तो 3 तरह के संशोधन किए जाते हैं, 3 प्रक्रियाओं से किए जा सकते हैं। एक साधारण संशोधन, दूसरा बहुमत के आधार पर 2/3 संशोधन, और एक होता है जब राज्यों को भी शामिल कर लिया जाता है तब। ठीक है, तो इसमें भी है, यह भी एक संशोधन का प्रकार है जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है। समझिए, अनुच्छेद 4 जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 4 कहता है कि जब भारत सरकार या हमारी संसद, ठीक है, या हमारी संसद आर्टिकल यानी अनुच्छेद 2 का प्रयोग करती है और आर्टिकल 3 का प्रयोग करती है, आर्टिकल 3 का प्रयोग करती है। देखिए 2 का प्रयोग करेगी मतलब कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगी। वो विदेशी राज्य स्वेच्छा से मिलना चाहे या हम उसे जीत कर अपने राज्य में मिलाए, तो हम प्रयोग करेंगे आर्टिकल 2। और कोई राज्य जब हमारे देश के अंदर हो और उस राज्य की सीमा क्षेत्रफल नाम में बदलाव करना हो, मतलब आर्टिकल 3। तो जब भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हैं तो वहाँ राष्ट्रपति की मंजूरी, हम पहले ही बता दिए यहाँ पर राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है, यहाँ पर भी। लेकिन ये चीज़ अनुच्छेद 4 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है, मंजूरी आवश्यक नहीं है। ये अनुच्छेद 4 में कहा गया है। तो सवाल यहाँ से ये बनता है कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी, किस आर्टिकल में कहा गया है कि जब सरकार, संसद या भारत सरकार जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करती है तो राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है।
तो आर्टिकल 4 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 2 का प्रयोग कब किया गया था? आर्टिकल 2 का पहला प्रयोग 1974 में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था और फिर 1 साल बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया आर्टिकल 2 का प्रयोग करके। फिर आर्टिकल 3 का प्रयोग करके तो कई राज्य अलग किए गए हैं, कई राज्य बनाए गए हैं। तो ठीक है, अब ये आपका भाग 1 खत्म हो गया। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया हुआ है। 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है और इसकी सीमा इन इन राज्यों से लगती है, यहाँ यहाँ तक इसकी सीमा है। इसके बारे में अनुच्छेद 1 में वर्णन है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि कोई भी राज्य, विदेशी राज्य को अगर हम जीत के अपने राज्य में मिलाते हैं या स्वेच्छा से मिलता है तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है। सिक्किम के मामले में हमने ऐसा कर चुका है। आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के किसी मौजूदा राज्य की सीमा, क्षेत्रफल, नाम में बदलाव यदि करना है तो भी हम इसे बदलाव कर सकते हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है। आर्टिकल 4 कहता है, 4 नंबर अनुच्छेद कहता है कि जब भारत सरकार या संसद आर्टिकल 2 का प्रयोग करे, मतलब विदेशी राज्यों को मिलाए, और आर्टिकल 3 का प्रयोग करें, हम अपने देश के अंदर के राज्यों का नाम, सीमा, क्षेत्र में बदलाव करें तो उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है। तो इस तरह करके इतना ही बात कहा गया है। संघ और इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक किया गया। इसमें अगले क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि जब आज़ादी जिस समय मिली भारत को तो उस समय भारत में 550 से भी ज़्यादा रियासतें थी। कहीं 552 उल्लेख मिलता है, कहीं 562, कहीं 565 से भी प्लस। तो वो कौन सी माने किस तरह की बातें हैं कि कहीं कम या कहीं ज़्यादा, इसके बारे में बात करेंगे। अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, भारत से कौन कौन देश कब कब अलग हुआ, जैसा कि पाकिस्तान भारत का अंग था, बांग्लादेश भी भारत का अंग था, म्यांमार भारत का अंग था, अफगानिस्तान था। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी जो देश है आज जो हमारे पड़ोसी देश है वो कभी भारत के अंग था। तो ये अखंड भारत के बारे में हम लोग अगले क्लास में विशेष चर्चा करेंगे। डुरंड रेखा क्या है, जीरो लाइन रेखा क्या है, मैकमोहन, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप बहुत बहुत आभार। यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इतना ही करके हम अपने बातों को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद छात्रों।